गांठ बांध लेना कि ये जो बोलते थे कि कानून को हाथ में मत लेना, मैं बोल रहा हूं उसी किताब को, संविधान को, सीआरपीसी को, आईपीसी को, सीपीसी को हाथ में लो और उसको पढ़ो कि उसमें लिखा क्या है। जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं तब तक आप मानोगे नहीं, और जब आपके पढ़ के अगर वो बात सिस्टम से नहीं बोलोगे तो सिस्टम मानेगा भी नहीं। जो बिरसा मुंडा का मेन जो मोटो था, अंबुआ देशम अंबुआ राज, इसका मतलब होता है हमारे देश में हमारा राज। और जिसका आप लोग नारा लगाते हो, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, यही चीज बिरसा मुंडा जी कहते हैं, अंबुआ देशम अंबुआ राज, हमारे देश में हमारा राज। तो क्या ये कहने से लोग मानने वाले हैं क्या? नहीं मानेंगे। तो ये कहने से मानने वाले नहीं है और सुनने वाले भी नहीं है। तो ये जो उनकी विचारधारा थी, ये विचारधारा ये थी कि अंबुआ देशम अंबुआ राज, कि हमारे देश में हमारा ही राज होना चाहिए। और उसके लिए आप लोगों को पता होगा संविधान में प्रावधान है भाई, अनुच्छेद 13(3) का यदि आप पढ़ते हो तो रूढ़ी व प्रथा को, जो रूढ़िवादी प्रथा है, जो अपने गांव के गांव डाला वाटी पुजारा बाहर गया कोटवाल, और अपने गांव की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार, जब ये संविधान नहीं बना था, संविधान से पहले अपने की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत अपन क्या बना, कानून बनाने का अधिकार था भाई। ये संविधान तो बाद में, उससे पहले अपने पास में कानून का अधिकार था। जो आज के संविधान में अनुच्छेद 13(3) का में वर्णित है। दूसरी तरफ ये जो उनका मेन मोटो था, उस मोटो को अपने को समझना पड़ेगा कि वो चाहते क्या थे भाई। अभी इंजीनियर साहब ने, जमरे जी ने बहुत सारी चीजें बता दी, तो मैं उसके ऊपर बार बार बातें नहीं जाऊंगा, लेकिन जो चीजें छूटी रहेगी मैं कोशिश करूंगा। ये जो चीजें होती आई है कि सब चीजें वर्णित है अपने पास में, सब चीजें लिखित में है। वो सबसे बड़े आदिवासियों की मेन लड़ाई क्या है, आप लोगों को क्या लगता है कौन सी लड़ाई है अपनी? जल जंगल जमीन। क्योंकि उस बिरसा मुंडा को मालूम था कि आदिवासी तभी जिंदा रहेगा जब उसके पास में जमीन है, क्योंकि उसकी पहचान है उसकी जमीन से होती है। क्योंकि उसको पता है भाई, वो जानते थे कि आदिवासी जमीन के बगैर अधूरा है। और जमीन किस लिए चाहिए भाई? हम सभी लोग जमीन पे जिंदा है, सभी लोग जमीन पे रहते हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि हवा में से मंडराते रहने वाला कोई नहीं है ना जी, ऐसा प्रजाति। तो सुनिए भाई, अपने पास में जमीन होगी जिसके ऊपर आपको खाने के लिए अनाज मिलेगा, वो भी आपको जमीन से मिलेगा। पानी पीने के लिए आपको मिलेगा, वो भी आपको जमीन से मिलेगा। मतलब सीधा सा मतलब है कि ये जो आप सांस लेंगे, जिंदा रहोगे, वो भी जमीन के ऊपर उपजे पेड़ पौधे से आपको सांस मिलेगी। तो आदिवासियों की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, उस सांस्कृतिक व्यवस्था में जल जंगल जमीन की पूजा होती है, और वही उनके समाज के संस्कृति की सर्वोपरि चीज है, उसको बना के रखता है। और ये बिरसा मुंडा जी जानते थे, समझते थे, आदिवासियों की संस्कृति को जानते थे, समझते थे, उसको मानते थे। इसलिए उनकी पहली लड़ाई थी जल जंगल जमीन के ऊपर पूर्णतः आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए। इसलिए उनका पहली लड़ाई जो है, उन्होंने अपनी लड़ाई शुरुआत करी। आपने सुना होगा अपने ही क्षेत्र के पेंटिया भील नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनकी ये कर्मस्थली है, उसके आसपास में अपन रह रहे हैं। उनका भी वही मोटो था कि जल जंगल जमीन ये आदिवासियों की पहचान और आदिवासियों के पास में होना चाहिए, उनके जीने का आधार ही वही है। और उस आधार को लंबे समय तक इनके पास में कैसा रखना चाहिए, उसके लिए उन्हें विद्रोह शुरू किया। और विद्रोह शुरू करने के बाद में आज हम सब लोगों के पास में हमारी जो मेन पहचान है, वो हमारी जमीन से हमारी पहचान होती है। और आज अपने पास में जो जमीन है, जो जमीन अपने पास में बची हुई है, किसी के पास 5-10 एकड़ जो जमीन अपने पास में बची हुई है, वो टेंटिया भील और बिरसा मुंडा जी की देन है। और वो लोग नहीं होते तो आपको ये जमीन नहीं मिलती। अब उन्होंने क्या किया, आप लोगों को पता होगा, 1895 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, और उससे पहले जिसको अपन धरती आबा क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा बोल रहे हैं, यही व्यक्ति ने जो जल जंगल जमान पे हमारे ही आदिवासियों का पूर्णत अधिकार स्वशासन होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने लड़ाई छिड़ी। और जो समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था था, उन लोगों को मजबूर होना पड़ा, और मजबूर होने के बाद में 1898 में एक कायदा दिया जिसको लैंड एक्विजिशन बोर्ड है, हिंदी में इसको भूमि संपदा अधिनियम बोलते हैं। और उसमें एक मोटी मोटी चीजें लिख दी कि आदिवासियों की जमीन सरकार तो क्या गैर आदिवासी भी नहीं ले सकता है। ये इतनी बड़ी बात उस लैंड एक्विजिशन एक्ट में लिखी हुई है। दूसरी चीज,
अगर आप अभी की वर्तमान व्यवस्था में जाओगे तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 उसकी धारा 57 उसमें ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जितनी भी भूमि है वो सरकार की है, लेकिन उसी 57 में किंतु अपंतु करके लिखता है कि जो विधि जो नियम प्रवृत्त है उस नियम के प्रवृत्त के पहले थी, मतलब रूढ़िवादी प्रथा जो आदिवासी व्यक्ति यहाँ पर रहता था उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी भैया, ये उसमें लिखा हुआ है। तो फिर एक चीज समझ में नहीं आती कि अपने गांव के जो रेत है रेत भर के ले जाते हैं तो फॉरेस्ट वाला आपको पकड़ते हैं ना, तो उनको जरा पूछ लीजिए। सवाल जब तक आप पूछोगे नहीं ना जब तक कोई आपकी सुनेगा नहीं। और आप लोगों को पता है ये जो सरकार है वो सिस्टम बना हुआ सिस्टम से चलती है और उसकी एक भाषा है, उस भाषा को समझती है। अगर मैं यहाँ पर बारेली भाषा बोलूं तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो बारेली भाषा जानता होगा उसको समझ में आएगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो प्रशासन है कि वो सिस्टम है। अगर मान लो मुझे कुत्ते से बात करना है तो मैं क्या करूंगा, कुत्ता आएगा मेरे पास, कुछ हिलाएगा कि नहीं हिलाएगा। अगर मुझे बिल्ली को जानना है कि मेरे आसपास में बिल्ली है या नहीं, मैं क्या करूंगा, म्याऊ, म्याऊ। तो जहां आसपास में अगर बिल्ली होगी तो आवाज करेगी और कोई बात कर रहा है, आप भी यदि उसी भाषा में बोलोगे तो आपको प्रतिक्रिया मिलेगी, और यदि आप उसकी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा बोलोगे तो आपको प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से आजकल के जाबाज युवा जानकार हो गए। अभी बहुत सारी चीजें मैं सुन रहा था कि बहुत सारी जो बातें हैं वो इस तरह की बातें होने लग गई है कि जो ज्ञान सभी को होना चाहिए उस तरह की बातें अब स्टेज से होने लग गई है। मतलब कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में, दिलों में, आपके कार्यों में ये सब चीजें आपको अभिभूत हो गई, उस चीज से आप जानकार हो गए, इसलिए यहाँ खड़े होकर उन बातों को बोल पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में जैसे अभी आपने देखा कि वही भू राजस्व संहिता की अगर आप चले जाओ 1959 की धारा 135 5 और 6 में जो 1898 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था उसमें ना तो सरकार अपनी जमीन ले सकती है और ना ही गैर आदिवासी ले सकता है। वही की वही चीज अगर आप भू राजस्व संहिता पढ़ोगे 1959 की धारा 165 धारा 5 और 6 जमीन केवल आदिवासियों के नाम पे हो सकती है, गैर आदिवासी के नाम पे नहीं हो सकती। ये बड़ा कायदा उसमें लिखा हुआ। और जो नामांतरण की भी बात आती है, ये जो विधि बनी, ये जो कानून बना, इस कानून के पहले जिस कुटुंब का आदमी रह रहा है उसी कुटुंब के व्यक्ति के नाम वो जमीन हो सकती है। वो जो 165 का पेरा जो 6 बोलता है। तो बहुत सारे कानून है, ये छोटे छोटे जो आपको जमीन से संबंधित अपन जुड़े हुए लोग हैं तो जमीन के कायदे आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ अपन देखते हैं एक नया कानून आया कुछ समय के बाद में जिसको वन अधिकार कानून 2006 कहते हैं। और मुझे पता है आपके इस क्षेत्र में बहुत नवाड़ निकली है, अधिकतर लोग नवाड़ी होंगे, नवाड़ के लोग होंगे, नवाड़ के लोग है ना, जहां पर आए दिन फॉरेस्ट वाला आ जाते हैं यहाँ बोना मत, भले वो 10 साल 15 साल 20 साल हो गया हो। और कोई सारे ऐसे भाई होंगे जिन्होंने 30-30 साल वहां खपा दिए लेकिन आज भी उनके नाम पे पट्टा तक नहीं मिला। भाई ऐसा है कि नहीं है? तो भाई एक तरफ जो संवैधानिक चीजें हैं, जो कायदा है वो बोलता है कि ऐसा नहीं होता, तो एक चीजें समझ में नहीं आती, सब चीजें अपने फेवर की है तो फिर बातें होती क्यों नहीं। यही वन अधिकार कानून 2006 का जो अध्याय आप 3 पढ़ोगे उसमें आदिवासियों के लिए स्पेशल अधिकार उसमें दिए गए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आदिवासी परंपरागत रूप से जंगलों में जो वन विभाग का जो क्षेत्र है वहां पर निवास कर सकता है, अपनी जीविका के लिए खेती कर सकता है और अपने जो जरूरत की चीजें हैं जिसको अपन रूढ़िवादी प्रथा के तहत में मानते हैं उन चीजों का, उसमें कुछ झाड़ भी हो सकते हैं एक आध, उसका उपभोग भी कर सकता है। तो फिर मेरा सवाल है कि यार इतने सारे कानून कायदे, इतने सब चीजें होने के बावजूद भी अगर आप जंगल से एक खाद के लिए लकड़ी भी काट लो तो आपके ऊपर धाराएं लग जाती है, लगती है कि नहीं लगती है? तो इनको आपको पूछना पड़ेगा कि आप कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि हमारी परंपरागत जो चीजें हैं, जो परंपरागत रूढ़िगत व्यवस्था में हम लोग उपभोग कर रहे हैं, उसको आप दखल देने का कहीं लिखा हो तो हमको बताइए ना। ऐसा कोई आदेश हो तो बताइए। ये सवाल हर एक व्यक्ति को, हम लोगों को उस व्यवस्था से पूछने की जरूरत है और इनका ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो पूछोगे क्या?
एक जमरे जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जब ये प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम होने के पहले परमिशन लेनी पड़ती है, यही बात हुई ना। तो यहाँ की जो कार्यकर्ता होंगे वो गए होंगे बेचारे, परमिशन दे दो टीआई साहब या एसडीएम साहब, भैया ये शेड्यूल ट्राइब एरिया है, यहाँ की व्यवस्था भी अपनी है, यहाँ का कानून भी अपना होना चाहिए, ये सरकार बोलती है। तो फिर इन लोगों से हमें पूछना नहीं है, इनको सूचना देना है, नोटिस देना है भैया कि हमारा प्रोग्राम है, आपको वहां पर व्यवस्था करने के लिए आपको आना है, कि हमारे प्रोग्राम में कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। और ये जो प्रोग्राम है अब इसको भी आपको समझना है। अनुच्छेद 19 बोलता है कि हम सभी लोग ऐसे बैठ के भाषण कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, पूरे देश में घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, जब अनुच्छेद 19 को ध्यान से पढ़ते हैं तो इस 19 के 5 और 6 में यह लिखा हुआ है भैया कि शेड्यूल ट्राइब एरिया में गैर आदिवासी का प्रवेश वर्जित है। तो ये लोग यहाँ कैसे आए रहे भाई? हाँ, आप लोग बोल रहे हैं कि हम संविधान से चल रहे हैं, तो हम लोग भी संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में लिखा हुआ है ना। तो संविधान की जो आर्टिकल 19, 5 और 6, तो इनको अपने को सूचना देने का अधिकार है, इनसे अनुमति नहीं मांगना, क्योंकि रूढ़िवादी बताते रहते, इनको बोलते हैं कि विधि का बल अपने को प्राप्त है। और अनुच्छेद 244 से बोलता है कि हमारे शेड्यूल ट्राइब एरिया में केवल हमारा ही स्वशासन चलेगा। तो इनका स्वशासन कैसे आया रे? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। पूछोगे कि नहीं पूछोगे? और हम सबको ये जो अपने फेवर की चीजें, ये जो अपनी चीजें, उनकी जानकारी होना चाहिए, तभी आप सिस्टम से लड़ोगे, सिस्टम की भाषा में उनसे बात करनी पड़ेगी। तो क्या तैयार हो बात करने के लिए? सब सदस्य होंगे भाई। अपनी रूढ़िवादी जो प्रथा है वो परंपरागत चलते आई हुई है, इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। यदि कोई पटेल है तो उसके परिवार से ही पटेल बनता रहेगा, क्योंकि जब गांव को बसाया जाता है, जिस गांव को बसाया गया, उस गांव को बसाने के पहले वो पटेल उस गांव में आया और उस पटेल ने क्या किया? उस गांव का सीमांकन किया, जिसको अपन आज 5th शेड्यूल ट्राइब एरिया बोल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब एक गांव को बसाया जाता है तो उसकी काकड़ बनाई जाती है। काकड़ समझते हैं भाई? उसकी काकड़ बनाई जाती है। बोलते हैं कि यार पल्ले बेड़े से पल्ले खुदरे तक, मतलब उस बेड़े से लगा के वो बेड़े तक और वो नदी से वो नदी तक हमारा ही गांव है। और इतने में इस क्षेत्र में जितना भी नदी होगा, तालाब होगा, पानी होगा, उसमें केवल उस गांव के पटेल का और उस गांव के लोगों का अधिकार होगा। वो रूढ़ी और प्रथा के विधि का कानून है। तो भाई ये बीच बीच में बहुत सारी चीजें आती है, कोई फैक्ट्री खुल जाए उधर नहीं जाएगा। तो आपको जो आपकी व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करना है। यदि आपने उस व्यवस्था को मजबूत कर लिया और आपने जो संवैधानिक चीजें, उन चीजों को समझ लिया, सब चीजें आपके फेवर में, सब बातें आपके फेवर में है, बस उनको आपको समझना है। और नए का अनुवाद करते आए तो हिंदी में एक ही भाषा होती है और हिंदी में पर्यायवाची शब्द बहुत आते हैं। और जो संविधान की जब आती है, हमेशा हम लोगों को एक ही बात बताया गया, कानून को हाथ में मत लेना। भैया लेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कब रे? फिर पढ़ने का मतलब क्या है? आज से आप तो सिस्टम किसकी भाषा समझता है? इनकी भाषा समझता है। तो आपको किसकी भाषा आना चाहिए? इनकी भाषा आना चाहिए। तो इनकी भाषा में आप बात करोगे तो इनको भी समझ में आएगा। और अभी तक अपन क्या कर रहे थे? अपनी भाषा में बात कर रहे थे। परमिशन लेने जाते हैं कि निवेदन करते हैं कि हम लोग सामाजिक प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं, आप हमें अनुमति देने की कृपा करें, और हमारे सब लोगों की साइन हो जाती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बदल दो, उसमें लिख दो अनुच्छेद 13(3) के अनुसार शेड्यूल ट्राइब एरिया में हमें विधि का बल प्राप्त है, हम नियम कायदे बना सकते हैं और हमारी सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम हमारा कार्यक्रम कर सकते हैं। उसमें उल्लेखित कर दीजिए अनुच्छेद 13(3) के तहत में हम सभी गांववासी यह पारित करते हैं कि फलाने दिन को हमारा सामाजिक प्रोग्राम होगा। बस ये सूचना उसको देना है।
और उस सिस्टम को बोलना है, उसमें लिखना है कि आपको हमारी सेवा के लिए आना है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। जब आप 5 जनवरी 2011 का जजमेंट पढ़ोगे, उसका पैरा 34 से बोलता है कि 8% जो आदिवासी लोग हैं, उन लोगों की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो प्रशासनिक सिस्टम है, जो सरकार है, उस सरकार को उनको हर संभव मदद करनी चाहिए। आप मुझे बताओ कि आप जब प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ कौन सा उड़दम मचा रहे हो भाई? अगर यहाँ स्टेज